हेलो चैंपियंस, सब बढ़िया? ठीक से हो और तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी अगर आप प्रॉपर गाइडेंस फॉलो कर रहे हो, कोई भी वीडियो स्किप नहीं कर रहे। ऐसा नहीं सोचना है किसी भी टॉपिक में कि ये चीज मुझे आती है तो इसको हम नहीं देखेंगे। आप उसको भी देखो क्योंकि रिवीजन आप भी करोगे घर पे और मैं रिवीजन भी साथ में करा रहा हूं। तो आपको ये देखना है कि हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं इसी वीडियो से। वीडियो को बेस लेकर चलना है और जैसे जैसे जो भी टॉपिक मैं कंप्लीट करवा रहा हूं उसके क्वेश्चंस, जो बेहतरीन क्वेश्चंस है, मैं साथ में करवा रहा हूं, तो उसको साथ साथ ही करना है, स्किप नहीं करना है। बेसिकली कहने का मतलब है कि कोई भी वीडियो को आप छोड़े नहीं। आप यकीन रखें, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ये चीज मुझे आती है तो मुझे इसे देखने में टाइम वेस्ट नहीं करना। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। कितना टाइम ले रहा हूं मैं आपका? रात के 9 से 10, मैक्सिमम 1 घंटा। और इतना टाइम तो आप टैक्स पर लगाओगे ही लगाओगे। बाकी के पूरा दिन आपके पास फ्री है दूसरे सब्जेक्ट को देने के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम। क्लबिंग ऑफ इनकम, जैसा मैंने बताया था, ये सब सपोर्टिव टॉपिक है, ये हमें पहले करना चाहिए ताकि बाकी जब बड़े टॉपिक शुरू करें तो इसके क्वेश्चंस को भी मर्ज कर सके। लेकर मैं आया हूं आपके लिए क्लबिंग ऑफ इनकम के बेहतरीन नोट्स और अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कुछ तो एग्जाम्पल इसमें भी है और कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस भी हमने रखे हैं। एमसीक्यू भी रखा है और बड़े क्वेश्चंस भी रखे हैं। हालांकि इसके अलावा जब हम असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बार बार सेट ऑफ, क्लबिंग, डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, टैक्स कैलकुलेशन, ये सब रिपीट होगा, कई बार आएगा। तो एग्जाम तक बहुत बेहतरीन हो जाएगा और आपका जो मिशन सक्सेस है वो इस बार जरूर पूरा होगा। उम्मीद करता हूं कि मेरी क्लास आपके लिए बेनिफिशियल हो रही होगी। तो जरा कमेंट में आप मेंशन भी कर दो। कुछ बच्चे तो बिल्कुल रेगुलरली, मुझे अच्छा लगता है, रेगुलरली वो लिखते हैं प्रेजेंट सर, बहुत अच्छा। और थोड़ा सा आप कमेंट्स भी लिखो कि हाँ ये आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको क्या इससे जरूरत है। वैसे तो आपको क्या जरूरत है वो आपसे ज्यादा मुझे मालूम है, तो फिर भी लेकिन अच्छा लगेगा क्योंकि हम जुड़े हुए हैं। लाइव होता तो और भी मजा आता, लेकिन लाइव के लिए और भी बहुत सारे व्यूज चाहिए। स्टूडेंट्स की इंटेंशन, स्टूडेंट्स को चाहिए कि अगर लास्ट में हम लाइव आएंगे लेकिन बीच में भी अगर आपको लगता है तो आप जरूर मेंशन करो, मैं कंसीडर करूंगा। चलिए, क्लबिंग ऑफ इनकम। सबसे पहले यहां पर सेक्शन है 60 से लेकर 65 तक, ये क्लबिंग ऑफ इनकम के सेक्शन है। और क्या सर हमें इस चैप्टर में सेक्शन लर्न करने चाहिए? बिल्कुल लर्न करने चाहिए, बिल्कुल लर्न करने चाहिए। और मैं बताऊंगा आपको इसी चैप्टर में आज कि कौन कौन से सेक्शन को आपको याद करके जाना है एग्जाम में। जो रट्टा लगाना है, उस सेक्शन का नंबर याद करना है। यहां पर मैंने थोड़ा सा एक इंट्रो दिया है जो कि आपके लिए इग्नोरेबल होना चाहिए, कि टैक्स अवॉइडेंस को बेसिकली रोकने के लिए ही ये क्लबिंग आया है। टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए, टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए कुछ स्पेसिफिक सेक्शंस अलग अलग मेंशन किए गए हैं। वो कहलाता है स्पेसिफिक एंटी अवॉइडेंस रूल, जिसके अंतर्गत क्लबिंग भी आता है। और एक जनरल गार प्रोविजन होता है जो कि आपको इंटरमीडिएट के नहीं, फाइनल के कोर्स में पढ़ना है। थोड़ी नॉलेज हो तो मजा आता है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर समझिए। क्लबिंग ऑफ इनकम आपके स्टडी मैट में हालांकि ये है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि क्लबिंग ऑफ इनकम इसके साथ साथ सेक्शन 27 हाउस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर वाला कंसेप्ट भी है। डीम्ड ओनर का कंसेप्ट भी क्लबिंग के लिए ही बनाया गया था और इसे मर्ज करके ही पढ़ने में मजा आता है। मर्ज करके पढ़ेंगे, मजा तो ठीक है, एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप इसकी मर्जिंग करते हो। मैंने एक बढ़िया क्वेश्चन रखा है आज की क्लास में, आपको दिखाऊंगा कि कब 60 की तरफ मूव कर रहे हैं आप और कब 27 की तरफ मूव कर रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन 60 कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ चीजें बहुत जरूरी है जिसे आप जनरली इग्नोर कर देते हैं और एग्जाम में वही गड़बड़ी होती है। जैसे 60 में लिखा हुआ है कि अगर इनकम ट्रांसफर किया गया बिना एसेट ट्रांसफर किए तो उस इनकम को हम जो ट्रांसफरर है उसकी इनकम में क्लब कर देंगे।
यहां तक तो आप याद करके जाते हो कि वेयर इनकम इज ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट सच इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। यहां ये बहुत जरूरी है जो आप मिस कर जाते हो कि ये ट्रांसफर रिवोकेबल इरिवोकेबल दोनों हो सकता है, क्योंकि यहां एसेट ही नहीं ट्रांसफर हुआ तो फिर ये इनकम सिर्फ ट्रांसफर आप कर रहे हो, मे बी रिवोकेबल मे बी इरिवोकेबल, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा होता है कि इरिवोकेबल अगर ट्रांसफर है तो क्लबिंग नहीं होगा। यहां आप मिस कर जाओगे क्योंकि 60 में मे बी रिवोकेबल मे बी इरिवोकेबल, ये याद करना है। दूसरी चीज जो आप मिस कर जाते हो एग्जाम में वो है यहां ट्रांसफर आप किसको कर रहे हो, रिलेटिव नॉन रिलेटिव दोनों के लिए है। स्पाउस को अगर मैं एसेट ना ट्रांसफर करके इनकम ट्रांसफर करूं तो 64 नहीं 60 सेक्शन अप्लाई होगा। मेजर सन को मैंने एसेट इनकम ट्रांसफर किया बिना ट्रांसफरिंग द एसेट, तो अब एकदम से दिमाग में आपके आता है मेजर सन है, माइनर में क्लबिंग हमने पढ़ा है, मेजर में तो नहीं क्लब होगा क्योंकि 60 भेदभाव नहीं करता कि आपने ये इनकम किसको ट्रांसफर किया, रिलेटिव या नॉन रिलेटिव, कोई फर्क नहीं पड़ता। 61 में लिखा है कि एसेट अगर आपने ट्रांसफर किया, एसेट इस बार एसेट ट्रांसफर हो रहा है, पीछे क्या ट्रांसफर किया जा रहा था, इनकम। अगर एसेट आपने ट्रांसफर किया एज रिवोकेबल ट्रांसफर, रिवोकेबल यानी रिवोक का पावर आपके पास है, चाहे आप इनकम रिवोक कर रहे हो या एसेट रिवोक कर रहे हो, तो रिवोक का पावर आपके पास है। तो यहां 61 सेक्शन कहता है कि उस एसेट की इनकम क्लब कर दी जाएगी ट्रांसफरर की इनकम में। यहां भी ध्यान रखिएगा कि जब मैं रिवोकेबल ट्रांसफर करूंगा तो मे बी स्पाउस को करूं, मे बी किसी और को करूं, रिलेटिव नॉन रिलेटिव सेक्शन 61 लगेगा। स्पाउस में एकदम से दिमाग में आता है आपके 64 और वहां हो जाती है गलती, क्योंकि 61 इसीलिए मैंने लॉ में जो लिखा है उससे ज्यादा मैंने यहां मेंशन किया है। ये रिलेटिव भी पॉसिबल है और नॉन रिलेटिव भी पॉसिबल, रिवोकेबल। देखिए यहीं पर आप देखो ना 60 और 61 आप भी तैयारी करके गए थे, लेकिन कहां आप भूल रहे थे, कहां कौन सी चीज आपने पकड़ी नहीं थी, और एग्जाम में वहीं पर गलती होती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। 60 में आपने दो चीजें नहीं सीखी, इसका ध्यान रखिएगा एग्जाम में। फिर 61 में आपने क्या सीखा कि अगर मैं रिवोकेबल ट्रांसफर करूं तो मान लो स्पाउस है या मेजर सन है या कोई और है या फ्रेंड है या कोई और है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवोकेबल ट्रांसफर है एसेट का 61, इनकम ट्रांसफर है एसेट नहीं ट्रांसफर है तो 60। अब देखिए अगली चीज भी आपके लिए डिफिकल्ट होगी। अब हम ये पढ़ के जाते हैं कि इर्रिवोकेबल ट्रांसफर, इर्रिवोकेबल ट्रांसफर हुआ तो इनकम, इर्रिवोकेबल ट्रांसफर हुआ तो इनकम क्लब नहीं होगा। यह भी एक गलत धारणा है। 62 में लिखा है कि अगर एसेट आपने इर्रिवोकेबल ट्रांसफर किया तो क्लबिंग विल नॉट बी अप्लीकेबल टिल द डेथ ऑफ ट्रांसफरी के डेथ के बाद वापस आप में क्लब हो जाएगा। डायरेक्ट में अगर एग्जांपल में लेकर चलूं तो देखिए बिल्डिंग ट्रांसफर किया है राम ने अपने दोस्त गोपी को, इर्रिवोकेबल ट्रांसफर, यानी गोपी के लाइफ टाइम तक विदाउट एनी कंडीशन। यही है डेफिनेशन इर्रिवोकेबल का। इर्रिवोकेबल की परिभाषा है अगर मैंने कोई ऐसे ट्रांसफर किया है और ट्रांसफरी के लाइफ टाइम तक ये ट्रांसफर हुआ है, लाइफ टाइम तक विदाउट एनी कंडीशन, ना मुझे एसेट चाहिए लाइफ टाइम तक, ना उसकी इनकम डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझे चाहिए, तो ये इर्रिवोकेबल ट्रांसफर है। और यहां पर लाइफ टाइम तक ट्रांसफरी के हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी, क्लब नहीं बोलना आप, क्योंकि वो तो उसकी इनकम आ ही रही है। ट्रांसफरी की इनकम में टैक्सेबल होगी और डेथ के बाद मेरे में टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहां देखिए अगर गोपी को राम ने यहां एसेट ट्रांसफर किया और गोपी की मृत्यु यहां हो जाती है तो गोपी के लाइफ तक गोपी पे टैक्स लगेगा। और जैसे ही डेथ हुआ गोपी की मृत्यु हुई जैसे ही, वहीं से राम में ये क्लब हो जाएगा। और ये चीज ध्यान नहीं रखना है कि राम ने एसेट का पोजीशन कब लिया है, कब एसेट उन्होंने रिवोक किया, इससे फर्क नहीं पड़ता। डेथ के इमीडिएट आफ्टर ये राम में टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा सर, अभी आप कह रहे थे कि रिवोकेबल में भी कुछ लफड़ा है। हाँ है ना। अभी यहां पर एग्जांपल में देखो, अगर ये दोस्त की जगह राम ने अपने स्पाउस को दिया होता और आप कहते इर्रिवोकेबल है, नो ट्रांसफर, नो क्लबिंग। क्लबिंग है भैया, स्पाउस में तो गिफ्ट कर दो तो भी क्लबिंग है।
स्पाउस में तो गिफ्ट कर दो तो भी क्लबिंग है, तो इर्रिवोकेबल तो गिफ्ट से थोड़ा हल्का ही होता है। गिफ्ट जैसे भारी ट्रांसफर भी क्लबिंग लेकर आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि राम ने अगर गोपी अपने दोस्त को गिफ्ट कर दिया होता, तो गिफ्ट के चैप्टर में टैक्सेबल है नहीं टैक्सेबल है वो अलग मैटर हो गया। राम ने गोपी को गिफ्ट कर दिया होता, गोपी दोस्त है तो गिफ्ट कर दिया होता तो बात खत्म हो जाती। फिर गोपी के हाथ में टैक्सेबल था, चाहे गोपी मर जाए उसके बाद भी गोपी के लीगल हेयर के हाथ में टैक्सेबल होगा, राम में थोड़ी टैक्सेबल होगा, क्योंकि राम ने तो पूरा ही एसेट दे ही दिया ना। सोचिए अगर गिफ्ट कर दिया वाइफ को, वो भी टैक्सेबल है राम के हाथ में, तो इर्रिवोकेबल की क्या बिसात, वो तो टैक्सेबल होगा ही। उसी तरह अगर सन्स वाइफ को ट्रांसफर हुआ गोपी के जगह पे, इर्रिवोकेबल तो भी क्लब है। माइनर को ट्रांसफर हुआ, माइनर की तो सारी इनकम क्लब होगी पेरेंट में, बस दो चीजें छोड़नी है, अपाहिज बच्चा और पर्सनल स्किल, अदरवाइज तो कोई भी नियम कानून लगा लो माइनर की पेरेंट में क्लब होगा। तो यहां अगर इर्रिवोकेबल ट्रांसफर एग्जामिनर ने स्पाउस सन्स वाइफ माइनर डाल दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा यार इर्रिवोकेबल है, हमने तो पढ़ा था नो क्लबिंग। समझ रहे मेरी बात? तो एग्जाम की तैयारी और क्लास की स्टडी इसमें थोड़ा सा तो फर्क होता है। तो चैंपियंस बैच इसीलिए कि आपके अंदर जो भी कमी रह गई है, देखिए मैंने अपनी क्लास में ऐसे ही पढ़ाया, लेकिन आपने अगर कहीं भी पढ़ा है या सेल्फ स्टडी की है, तो क्या आपको भी इन चीजों का एग्जाम के लिए ध्यान रखना जरूरी है? यस। तो चैंपियंस बैच इसी वजह से है ताकि आप कोई भी कमी अपनी तैयारी में ना छोड़ें, कोई भी किस्मत के भरोसे एग्जाम में ना बैठे कि देखते हैं जितना पढ़ा है उसी में से आ जाए। मेहनत करें, फिर किस्मत पे छोड़ना अलग बात है, बिना मेहनत के नहीं। तो चीजें जो आपने मिस की है, जो आपको परेशान करेगा एग्जाम में, वो सब चीजें तो आपको देखनी पड़ेगी। तो देखिए मैंने कैसे लिख कर दिया है आपको। 62, इफ एसेट इज ट्रांसफर्ड एज इर्रिवोकेबल, अगर स्पाउस को किया, सन्स वाइफ को किया, माइनर को किया, तो ये इन सेक्शंस में क्लब होगा, इसे आप छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी और को किया तो इनकम फ्रॉम सच एसेट विल नॉट बी क्लब्ड विद द एंड ऑफ ट्रांसफर। सच इनकम इज टैक्स्ड इन द एंड ऑफ ट्रांसफर टिल हिज डेथ, आफ्टर डेथ इट विल बी टैक्स्ड इन द एंड ऑफ ट्रांसफर। ये रहा आपका एग्जाम्पल, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये 4 सेक्शन है, सेक्शन तो एक ही है, क्लॉजेस 4 है। 6414, अगर मैं एसेट ट्रांसफर करूं स्पाउस को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एक्सेप्ट डिवोर्स। 6416, अगर मैं एसेट ट्रांसफर करूं सन्स वाइफ को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। 6417, अगर मैं एसेट ट्रांसफर करूं एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। 6418, अगर मैं एसेट ट्रांसफर करूं एनी पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ। तो इन चारों जगहों पर एक ही नतीजा है, इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। ट्रांसफरर के हाथ में इनकम क्लब कर दिया जाएगा। विदाउट एडिक्वेट का मतलब है मार्केट वैल्यू से कम, या तो गिफ्ट हो जाए, या तो गिफ्ट हो जाए, और या तो मार्केट से कम में ट्रांसफर करो तो भी क्लब होगा। क्या सर मार्केट से कम में ट्रांसफर करने पर पूरा क्लब होगा? इसके लिए मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन रखा है, आप टेंशन ना लो। यहां याद रखना कि अगर मैं स्पाउस को ट्रांसफर कर रहा हूं एसेट, उसमें हाउस प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 6414 नहीं लगेगा। तो अगर मान लीजिए कि ये है राम और ये है उनकी पत्नी, और राम ने एसेट ट्रांसफर किया है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो एसेट अगर हाउस प्रॉपर्टी है और एसेट अगर कोई और एसेट है या मनी है, तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए सेक्शन 27 अप्लाई होगा और अदर एसेट्स के लिए सेक्शन 64(1) क्लॉज नंबर 4 अप्लाई होगा। 27 में क्या होगा और 64(1)(4) में क्या होगा, करेंगे ना आज ही तो करेंगे ये सब, ठीक है जी। ओके, यहां और क्या क्या लिखा हुआ है देखिए। ट्रांसफर आपने रिवोकेबल किया तो भी क्लब है, इरिवोकेबल किया तो भी क्लब है, और गिफ्ट किया तो भी क्लब होगा, क्लब तो होना ही है। हाँ, रिवोकेबल के लिए आप सेक्शन 61 अप्लाई कर लेना, बट इरिवोकेबल और गिफ्ट के लिए, रिवोकेबल के लिए आप 61 अप्लाई कर सकते हो, लेकिन इरिवोकेबल और गिफ्ट के लिए सेक्शन 64(1), 4, 6, 7, 8 कोई भी आ सकता है, तो 64(1) अप्लाई होगा।
करेंगे अभी इसमें और डिस्कशन, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस रखे हैं। तो अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये 4 क्लॉजेज हमने मोटे मोटे तौर पे किया। डिवोर्स के केस में एप्लीकेबल क्लबिंग नहीं होता, डिवोर्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होता। एक और चीज यहां पर डिस्कस करना जरूरी है, जब आप एसेट ट्रांसफर कर रहे हो और जब आप क्लबिंग कर रहे हो, दोनों समय रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए। जैसे राम ने अगर स्पाउस को एसेट ट्रांसफर किया, वाइफ को एसेट ट्रांसफर किया, और 2 साल तक वो इनकम राम में क्लब हुई, 2 साल के बाद डिवोर्स हो गया और वो एसेट उनकी वाइफ को ही कोर्ट ने दिलवा दिया, तो डिवोर्स के बाद तो वो वाइफ रही नहीं, तो इसलिए अब रिलेशनशिप ही नहीं रहा, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा राम के हाथ में। तो डिवोर्स में जो कोई भी एसेट आप ट्रांसफर, कोई भी ट्रांसफर करता है अपने स्पाउस को, एसेट ट्रांसफर करता है, उसकी इनकम उसमें क्लब नहीं होती। यहां पर मंगेतर और पत्नी में भी ये चीज एप्लीकेबल होगा कि अगर शादी अभी नहीं हुई है, सिर्फ रोका हुआ है, एंगेजमेंट हुआ है, तो शादी पूरी नहीं हुई है, ऐसे में अगर एसेट ट्रांसफर हो गया, ऐसे में अगर एसेट ट्रांसफर हो गया और बाद में फिर शादी हो गई, तो शादी के बाद आप कहोगे कि क्लबिंग होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि एसेट ट्रांसफर करते समय और क्लबिंग होते समय दोनों समय रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए सेम। एसेट ट्रांसफर करते समय मंगेतर और क्लबिंग करते समय वाइफ, तो बात नहीं बनेगी। उसी तरह मान लीजिए राम ने अपने होने वाली बहू को एसेट ट्रांसफर किया, फिर शादी हो गई, वो बहू हो गई, तो यहां पर क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि एसेट ट्रांसफर करते समय और क्लबिंग होते समय दोनों समय रिलेशन होना जरूरी है। बहुत अच्छे अच्छे चीजों को डिस्कस करेंगे, तो आप समझोगे कि चलो अच्छा हुआ एग्जाम में ये वाले क्वेश्चन नहीं आए, पिछली बार आते तो क्या होता, और क्या पता अगली बार आए। बहुत सारी चीजें बच्चे ना क्लबिंग को बहुत लाइटली लेकर जाते हैं, कहते हैं वो माइनर वाला क्लब हो जाता है, स्पाउस वाला क्लब हो जाता है, हमको याद है। अच्छा, 80% 90% क्वेश्चन भी वो कर ही पाते हैं, तो उसमें भी दिक्कत नहीं है। जब कर पा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, उनको कॉन्फिडेंस झूठा बिल्ड हो जाता है कि ठीक है, क्लबिंग में है क्या, स्पाउस को ट्रांसफर किया तो क्लब हो जाता है, माइनर वाले में 1500 रुपए ओल्ड टैक्स रेजिम में माइनस करना है, न्यू में नहीं माइनस करना है, और वो क्लब कर देना है, पेरेंट जिसकी हायर इनकम है उसमें क्लब हो जाएगा, अरे हो गया बाबा, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है तो वहां हाथ खड़े कर देते हैं। क्या इस बार भी आप तुक्के पर एग्जाम देने जा रहे हैं? इस बार एग्जाम आप देंगे अपनी पूरी तैयारी के साथ। आप एग्जामिनर से कहेंगे जो मर्जी पूछ ले, मैं तैयार हूं। होना यही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, कल को टैक्स की प्रैक्टिस करोगे या जो भी आप टैक्स का करो भविष्य में। मैंने बताया था ना लास्ट एग्जाम क्लास में कि जो नया बिल आया है वो पुराने सारे नियम की कॉपी है, तो पुराने सारे नियम आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं एग्जाम के बाद भी, प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। तो इसलिए दिल लगा के बढ़िया से पढ़ना है। चलिए देखिए क्या क्या डिफिकल्ट चीज मैंने रखा है आपके लिए, अभी समझ आ जाएगा थोड़े ही समय बाद। पहले एक बार हल्का फुल्का निकाल लूं। अब आते हैं HUF सेक्शन 64 सबसेक्शन 2। सेक्शन कौन कौन से लर्न करने में एक साथ बता दूंगा। अगर कोई एसेट HUF के मेंबर ने अपनी पर्सनल अर्निंग से अक्वायर किया है और उस एसेट को वो मेंबर HUF को ट्रांसफर कर रहा है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस एसेट की इनकम उस ट्रांसफरर में क्लब होगी टिल पार्टीशन तक क्लब होगी। पार्टीशन के बाद अगर वो एसेट उसी आदमी को, जैसे यहां पर मैं मानकर चलता हूं, इसका नाम लेता हूं मैं राम ने अपने पर्सनल अर्निंग से कुछ खरीदा एसेट, और वो एसेट उसने HUF को ट्रांसफर कर दिया, अपने HUF को ट्रांसफर कर दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस एसेट की इनकम राम में क्लब होगी टिल पार्टीशन। मान लीजिए कि 6 साल तक सब कुछ ठीक चलता रहा, तो 6 साल तक राम में क्लब होता रहा, 6 साल बाद पार्टीशन हो गया। पार्टीशन में अगर वो एसेट जो राम ने दिया था HUF को, वही राम को वापस मिल गया, तो राम के हाथ में फ्यूचर में वो टैक्सेबल होगा। क्लबिंग नहीं बोलोगे, टैक्सेबल होगा, क्योंकि उसको मिला, उसको टैक्सेबल होगा, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर किसी और मेंबर को मिल गया तो क्लबिंग नहीं होगा। अगर माइनर को मिल गया तो माइनर के लिए सेक्शन 64 सबसेक्शन 2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि माइनर के इनकम को क्लब करने के लिए यह सेक्शन सफिशिएंट है। इसलिए जब आप कहेंगे कि पार्टीशन के बाद माइनर को मिला, तो आप लिखोगे कि इनकम क्लब होगा
लेकिन राम में या राम की पत्नी में ये सेक्शन 64(1) डिसाइड करेगा जिसकी हायर इनकम है। लेकिन अगर राम के दूसरे सदस्यों को, एचसीएफ के दूसरे सदस्यों को मिल गया वो एसेट, तो राम में क्लब नहीं होगा। राम को ही मिल गया तो क्लब वर्ड यूज नहीं कीजिएगा, कहिएगा राम पे टैक्सेबल होगा। और राम की वाइफ को अगर मिला तब सेक्शन 64(2) ही एक्टिवेट होगा। 64(2) में लिखा हुआ है कि पार्टीशन के बाद अगर उनके स्पाउस को मिला तो भी राम में क्लब होगा। माइनर को मिला तो राम में मत बोलिए, कहिए 64(1) लगेगा, फिर जिसकी हायर इनकम उसमें क्लब होगा। लेकिन स्पाउस को मिला तो 64(2) में क्लब होगा। किसके हाथ में? राम के हाथ। सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2 कहता है कि अगर राम एग्जांपल में ले रहा हूं, राम किसी कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता है, यानी 20% और मोर वोटिंग पावर along with relative. Along with relative is most important. Along with relative is most important. Section 64(1)(2) सैलरी बोनस कमीशन रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल, यहां राम के स्पाउस की बात हो रही है, फ्रॉम एनी कंसर्न इन विच राम हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, 20% और मोर वोटिंग पावर इन कंसर्न along with रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब है स्पाउस भी, ब्रदर सिस्टर भी, लीनियल असेंडेंट लीनियल डिसेंडेंट भी, यानी राम के बच्चे उनके बच्चे और राम के पिता माता उनके पिता माता। इन सबको मिलाकर राम का अगर उस कंसर्न में 20% ओनरशिप है, अगर आप कंपनी की बात कर रहे हो तो 20% इक्विटी, कंपनी नहीं है तो 20% प्रॉफिट शेयरिंग ओनरशिप। लेकिन किसका? राम का। मे बी राम का रिलेटिव के साथ मिलाकर अगर 20% या उससे ज्यादा है तो राम का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। एग्जाम में इस पर ट्रिकी क्वेश्चन डालते हैं, तो ट्रिकी क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाऊंगा। लेकिन पहले क्या करना, जैसे मैं प्रोविजन जैसे ही खत्म करूं, मैं तो एक साथ ही क्वेश्चन भी अपलोड करूंगा, लेकिन प्रोविजन जैसे ही मैं खत्म करूं तो आप वीडियो को पॉज कर देना, मतलब बंद कर देना, और जो प्रोविजन मैंने कराया उसे 15 मिनट आधे घंटे लगाकर रिकैप करना, और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, पहले खुद से और फिर वीडियो से। देखना कितना मजा आएगा, कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, मैं तो करा ही रहा हूं साथ में। तो यहां पर अगर राम का किसी कंसर्न में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, 20% और मोर वोटिंग पावर अलॉन्ग विद रिलेटिव, तो उस कंसर्न से अगर राम के स्पाउस को सैलरी बोनस कमीशन रेम्युनरेशन व्हाटएवर नेम कॉल्ड मिल रहा है तो वो रेम्युनरेशन राम में क्लब होगा। लेकिन अगर ये साबित हो जाए कि उनकी वाइफ, उनके स्पाउस का अपना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब अपनी स्किल है, वो सैलरी एडिक्वेट है, तो फिर राम में क्लब नहीं किया जाएगा। और राम और स्पाउस अगर दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी कंसर्न में और दोनों को सैलरी दी जा रही है बिना उनके पर्सनल स्किल के, पर्सनल स्किल है तब तो क्लब नहीं होना, बिना उसके क्वालिफिकेशन के दोनों को सैलरी दी जा रही है, तो बोथ सैलरी विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ स्पाउस हैविंग हायर इनकम। यानी जिनकी ओवरऑल ज्यादा इनकम है उनकी इनकम में वो अग्रीगेट सैलरी क्लब कर दी जाएगी। इफ बोथ हैविंग सब्सटैंशियल इंटरेस्ट, द अग्रीगेट सैलरी विल बी क्लब्ड विद स्पाउस हैविंग हायर इनकम। और क्लबिंग नहीं होगा अगर सैलरी उनके टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल के वजह से मिल रहा हो। ठीक है, इस पर क्वेश्चन देखना बड़ा मुश्किल बनता है। क्यों? क्योंकि वो दिखाते हैं कि राम का सिर्फ 12% वोटिंग पावर है, लेकिन राम के पिताजी का 5% है, तो 12×5 17 हो गया। राम की पत्नी का 3% है, 17 और 3 20 हो गया, तो राम का सब्सटैंशियल हो गया। पत्नी का भी सब्सटैंशियल हुआ क्या? चेक करिए, नहीं, क्योंकि पत्नी का 3 है, पत्नी के ससुर का 5 है, तो ससुर पत्नी के लिए रिलेटिव नहीं होंगे। और पत्नी का जो स्पाउस है राम, उसका 12 है, तो 12 और 3 15 हुआ, तो पत्नी का सब्सटैंशियल नहीं है लेकिन राम का सब्सटैंशियल है। अगला एग्जांपल, राम का 12% वोटिंग पावर है और पत्नी का 8% है, तो राम का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट हुआ अलॉन्ग विद पत्नी 12 20 हो गया,
और पत्नी का भी सब्सटेंशियल हुआ क्योंकि पति के साथ 20 हो गया, तो इस बार दोनों का सब्सटेंशियल है। तो कभी कभी दोनों का सब्सटेंशियल दिखेगा, कभी कभी एक का सब्सटेंशियल दिखेगा। ये थोड़ा ट्रिकी है, इसके लिए क्वेश्चन रखा है मैंने। माइनर की इनकम सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, यही तो आपको डमी कॉन्फिडेंस बिल्ड करके दे देता है, क्योंकि ये हो जाता है आपसे तो आपको लगता है यार हो तो गया, क्लबिंग में और है क्या। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका ऑलरेडी आप कमांड में होंगे इसके। इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, अब यहां पर मैंने 27 को भी इन्वॉल्व किया है। सबसे पहले ये देखिएगा कि माइनर चाइल्ड की इनकम अगर 27 में अप्लाई हो रहा है तो 27 ही लगाइएगा, यानी सबसे पहले आपको 27 चेक करना है। सर तो 27 एक बारी बता दो। 27 कहता है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति ने अपने माइनर को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया, W/O मतलब विदाउट एडिक्वेट। सेक्शन 27 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति ने मकान, हाउस प्रॉपर्टी अपने माइनर को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ट्रांसफर किया तो 27 के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति डीम्ड ओनर माना जाएगा उस मकान का, और उस व्यक्ति के हाथ में ही वो इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। लेकिन 27 अप्लाई नहीं होता अगर वो माइनर मैरिड डॉटर है। माइनर मैरिड डॉटर में सेक्शन 27 नहीं लगता। बच्चे रट लेते हैं, क्लबिंग नहीं होता, गलत रटते हैं। माइनर मैरिड डॉटर में 27 नहीं लगता, क्लबिंग तो होगा। क्लबिंग तो 100% होगा, 27 नहीं लगता, बस ये रट के चलिए। ठीक है जी। तो बताइए फिर से, इंडिविजुअल, अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने माइनर को, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, अपने माइनर को मकान ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, तो मकान का मालिक वो इंडिविजुअल माना जाएगा और डीम्ड ओनर माना जाएगा, और उसी के हाथ में इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए जब भी आप इस चैप्टर को लगाते हैं 64 को लगाते हैं, 64 का पूरा जो चैप्टर है 60 to 65, जब आप क्लबिंग के प्रोविजन लगाते हैं तो इनकम पहले कैलकुलेट किया जाता है ट्रांसफरी के हाथ में, जो रियल रिसिपिएंट है, और कंप्यूटेड इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरर। यानी इनकम पहले निकाला जाएगा ट्रांसफरी के हाथ में। जरा सोचिएगा, एक कंपनी से राम को, वो जॉब करता है, उसकी सैलरी इनकम है, वो कंपनी का डायरेक्टर है, 20% का वोटिंग पावर है, सब्सटैंशियल इंटरेस्ट भी है और सैलरी भी आ रहा है। तो डायरेक्टर, चूंकि वर्किंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो वो उस इनकम को सैलरी हेड में दिखाएगा और न्यू टैक्स रेजिम में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी वो लेगा। तो मोटा मोटा मान लीजिए कि उनको सैलरी मिल रही है 20 लाख रुपए, तो 20 लाख में 75,000 की छूट लेने के बाद 19,25,000 उनकी टैक्सेबल सैलरी बनेगी। अब उसी कंसर्न से उनके स्पाउस को दिया जा रहा है 10 लाख रुपए की सैलरी। गौर कीजिएगा, 10 लाख की सैलरी दी जा रही है उस कंसर्न से उनके स्पाउस को, और बिना किसी क्वालिफिकेशन के। तो आपने सेक्शन 64(1)(2) अप्लाई करके राम में क्लब कर दिया, तो राम के किस हेड में क्लब होगा? यह भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। जो भी इनकम आप क्लब करते हो वो इनकम जिस नेचर का है उसी हेड में क्लब होता है। तो ये कंफर्म है कि राम के सैलरी हेड में क्लब होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि राम की सैलरी जब हमने कही 20 लाख, तो 20 और 10 30 लाख ग्रॉस सैलरी माइनस 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या ऐसे आएगा? नहीं। जब भी आप क्लबिंग 60 से 65 लगाएंगे तो जिसकी रियल रिसिपिएंट जो है, जिसकी इनकम एक्चुअल में आ रही है, उसके हाथ में इनकम को वर्कआउट किया जाता है और कंप्यूटेड इनकम फिर ट्रांसफरर में क्लब होता है, जिसमें भी आपको क्लब करना है। तो इसका मतलब पत्नी 10 लाख रुपए पर 75,000 न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन लेने के बाद 9,25,000 अपनी सैलरी लेगी, और 9,25,000 को आपको राम की सैलरी में 19,25,000 में क्लब करना है। तो क्या दोनों 75-75 का स्टैंडर्ड डिडक्शन ले पाएंगे? यस। ये कमी है, ये कमजोरी है सेक्शन 60 to 65 की। वो इनकम क्लब करता है, और इनकम क्लब करने का मतलब है इनकम जो कि कंप्यूट किया जाएगा एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन। जबकि सेक्शन 27 कहता है कि इनकम ही राम में कंप्यूट की जाएगी अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने माइनर चाइल्ड को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, तो वो इंडिविजुअल उस मकान का डीम्ड ओनर है, उसी के हाथ में इनकम कंप्यूट होगी। तो दोनों में फर्क ये है। आइए माइनर वाला सीखते हैं। आपको तो आसान लगता है, मैं थोड़ा मुश्किल बना रहा हूं।
आसान था, मैंने मुश्किल बनाया, मेरे पढ़ने के बाद, मेरे सुनने के बाद आपको मुश्किल लगने लगा, तो इसका मतलब कुछ कमी रह गई थी आपके तैयारी में, इसलिए मुश्किल अब लग रहा है। और एग्जाम में क्या आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। आसान आ गया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमारी तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। 64(1)(a) माइनर की इनकम को क्लब करने की बात करता है, लेकिन आपको माइनर की इनकम जब भी दिखे पहले 27 अप्लाई करना। 27 एक तो बड़ा स्पेसिफिक है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए लगेगा, और वो भी जब ट्रांसफर करा किसी इंडिविजुअल ने तो। सेक्शन 27 जब नहीं लगा, यानी पहला स्टेप क्या है, सेक्शन 27 नहीं लगा, चेक कीजिए कि माइनर डिसेबल है या उसकी पर्सनल स्किल है, अगर हां तो क्लब नहीं होगा, और अगर ना तब तीसरे नंबर पे आप कहना कि माइनर की इनकम क्लब होगी पेरेंट हैविंग हायर इनकम। और ओल्ड टैक्स रेजिम अगर आप फॉलो करते हैं तो पर बच्चा 1500 रुपए की छूट भी देने के बाद आप क्लब करोगे। ठीक है जी। तो पहले 27, फिर लगाना है, फिर ये चेक करना है, और फिर ये लगाना है। अब जरा बताइए, राम ने अपने माइनर मैरिड डॉटर को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। पहले 27 पे जाओ, 27 क्या कहेगा, नहीं 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 माइनर मैरिड डॉटर है, नहीं 27 नहीं लगेगा। अब उसके बाद ये पता करो कि क्या उस मकान की इनकम जो उस माइनर मैरिड डॉटर को मिल रही है वो पर्सनल स्किल है, नहीं। क्या वो डिसेबल लड़की है, नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, तीसरे पॉइंट में आप आते ही क्लब कर दोगे। तो ये स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2, अदरवाइज स्टेप 3। ठीक है, तो बताइए, यहीं पर रुके रहिए और एग्जाम्पल हाथों हाथ एक निपटाते हैं, बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल है। दीपू 14 साल का है, उसने फिल्म एक्टिंग से कमाया, 14 साल का बच्चा, चाहे वो 3 साल का बच्चा हो, चाहे वो 3 महीने का बच्चा हो, अगर वो एक्टिंग से कमा रहा है उसकी अपनी स्किल है। 3 महीने के बच्चे को ये भी नहीं पता कि वो एक्टिंग कर रहा है, लेकिन वो उस बच्चे की ही क्वालिटी है कि वो एड उसको मिला होगा या फिल्म इसको मिला होगा, तो ये उसकी स्किल ही मानी जाएगी। तो बताइए, अगर दीपू 14 साल का है और 15 लाख रुपए कमाता है फिल्म एक्टिंग से, तो क्लब नहीं होगा। तो यहां तो कंफर्म हो गया कि क्लब नहीं होगा। अब इसके दीपू के पिताजी ने उनको सजेस्ट किया दीपू को कि 15 लाख की एफडी करा दो। दीपू ने कहा कि नहीं भैया, मतलब नहीं पापा, हमें एफडी नहीं करानी, हमारी मर्जी, हमारा पैसा है। तो हमारा पैसा है तो हम एक काम करेंगे, हम एक मकान खरीदेंगे, आप चूंकि लीगल गार्डियन हो, क्योंकि मैं अभी तक बालिक नहीं हूं, तो आप अग्रीमेंट वगैरह साइन करने के लिए तैयार रहना। पिताजी ने साथ दिया और अग्रीमेंट साइन करवा के मकान इनको खरीदवा दिया। मकान इसने उसी 15 लाख से खरीदा है जो उसकी अपनी स्किल थी। लेकिन मकान का खरीदना, इन्वेस्टमेंट करना माइनर की कभी भी स्किल नहीं मानी जाती। माइनर की स्किल मानी जाती है डांसिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, इस तरह के जो भी वर्क्स हैं वो माइनर की स्किल मानी जाती है। इन्वेस्टमेंट कभी भी स्किल नहीं मानी जाएगी, चाहे वो डिवेंचर खरीदे, बॉन्ड खरीदे, मकान खरीदे, शेयर खरीदे, उससे आमदनी, इन्वेस्टमेंट की आमदनी यानी कि पैसिव इनकम कभी भी माइनर की पर्सनल स्किल नहीं मानी जाएगी। जो वो एक्टिवली इन्वॉल्व होता है उसमें जो कमा रहा है वो उसकी स्किल है। तो ऐसे में जो माइनर दीपू ने अब उस मकान से 20,000 रुपए का रेंट कमाया। अब चूंकि हाउस प्रॉपर्टी का मामला है तो आपको सबसे पहले 27 देखना चाहिए। क्या 27 लग रहा है यहां पर? क्या पिताजी ने मकान ट्रांसफर किया है दीपू को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन? नहीं, तो 27 नहीं लगा। नंबर 2, क्या दीपू डिसेबल है? नहीं। क्या दीपू ने पर्सनल स्किल से कमाया है? मन कह रहा है हाँ। अरे वो 15 लाख कमाया उसने अपने पर्सनल स्किल से। ये जो 20,000 का किराया है वो इन्वेस्टमेंट से आया। इन्वेस्टमेंट पर्सनल स्किल कभी नहीं हो सकता। तो जवाब है ना। और फिर तीसरे पॉइंट में क्लब हो जाएगा पिता या माता जिसकी हायर इनकम है और ओल्ड टैक्स रेजिम है तो 1500 की छूट भी दी जाएगी। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, यहां पर भी माइनर वाला निपटा लेते हैं हाथों हाथ। ये पिताजी हैं इस परिवार के, ये माता जी हैं, और ये बेटा है और ये डॉटर है। ठीक है, बेटे ने हॉर्स रेस से पैसे कमाए। ये रेस मतलब वो दौड़ के नहीं कमाए, ये हॉर्स रेस, मुझे लिखना भूल गया, हॉर्स रेस, ये WRC वाली इनकम है। तो देखिए WRC वाली इनकम में कभी भी माइनर को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, उसके लिए 18 साल की आयु होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, पिताजी इन्वॉल्व करना पड़े, पिताजी को ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या बन गया, वो पर्सनल स्किल नहीं बना। तो 1 लाख रुपए या तो पिता या माता में क्लब होगा जिनकी हायर इनकम है। माता की 5 लाख, पिता की 6 लाख इनकम है, तो किस में क्लब हो जाएगा, पिताजी में। माता जी ने 5 लाख में से 2 लाख अपनी बिटिया को दिया, बिटिया ने एफडी करा दिया, एफडी से 10% कमाया। क्या ये बिटिया की पर्सनल स्किल है? नहीं। बिटिया की पर्सनल स्किल है? नहीं। ये क्लब होगा किसमें, मन कह रहा है माता जी में, क्योंकि माता जी ने पैसा दिया। नहीं, जिनकी हायर इनकम है। हायर किसकी इनकम है, पिताजी की, तो पिताजी में क्लब होगा। ठीक है, और 1500 की छूट मिलेगी अगर ओल्ड टैक्स रेजिम हम फॉलो कर रहे हैं। तो नहीं फॉलो कर रहे हैं तो 1500 की कोई छूट
मिलने का प्रश्न नहीं होता। ठीक है जी, एक और माइनर वाला निपटा लेते हैं। देखिए, दादाजी ने 5 साल की पोती है इनको एक फंड दिया 15 लाख, जिससे इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। आप बताइए, ये बिजनेस उनकी पर्सनल स्किल कैसे बन जाएगी? नहीं पॉसिबल है। नहीं पॉसिबल है तो ये इनकम क्लब होगी। अब यहां पर इनकम इंक्लूड लॉस, इनकम नहीं है, लॉस आ गया। तो देखिए, इनकम हो तो भी क्लब है, लॉस है तो भी क्लब है। तो लॉस के क्लबिंग से पिताजी को क्या हो जाएगा? सेट ऑफ का फायदा। कोई भी इनकम किस हेड में क्लब होता है? जिस हेड की इनकम होती है, मतलब जिस नेचर की इनकम है उसमें क्लब होगा। तो बिटिया की पीजीबीपी इनकम है, तो 2 लाख का जो लॉस है बिटिया का, वो पिताजी के लिए पीजीबीपी का लॉस माना जाएगा। और पिताजी ठहरे जॉब वाले, बिजनेस है ही नहीं, कोई दूसरी इनकम है ही नहीं, तो पिताजी के लिए तो बर्बादी हो गई, क्योंकि जॉब, आप पता है, सैलरी से पीजीपी सेट ऑफ होता नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, पिताजी से 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कभी ना कभी कोई इनकम आ जाए, हाउस प्रॉपर्टी आ जाए, कैप गेन आ जाए, कुछ तो आ जाए, तो वहां से हो सकता है कि ये सेट ऑफ का। लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो सिर्फ पीजीबीपी चाहिए, ये भी एक झंझट है, ये भी एक मुसीबत है। तो अब पिताजी के पास क्या चॉइस है? अगर पिताजी के पास उसी ईयर में पीजीबीपी की इनकम है, तब तो आप सेट ऑफ कर लो। कोई दूसरी इनकम है तो भी सेट ऑफ कर लो, सैलरी को छोड़कर। हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, अदर सोर्सेज है। लेकिन अगर उस ईयर में वो सेट ऑफ 2 लाख का लॉस नहीं हो पाया, तो 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने के बाद पिताजी को किसी ना किसी ईयर में बिजनेस लेना पड़ेगा, बिजनेस की इनकम आनी पड़ेगी, तभी क्लब है, नहीं तभी आप सेट ऑफ कर पाओगे, नहीं तो वेस्टेज है। चलो खैर, ये तो डिस्कशन का पार्ट था। यहां पर 1500 की छूट अप्लाई करके आप क्या लॉस को बढ़ा दोगे? नहीं, क्योंकि छूट तो इनकम में होती है, लॉस में कैसे छूट? बहुत बढ़िया, आपने क्लबिंग प्रोविजंस के बेसिक चीजें खत्म की है। अब क्लबिंग का एडवांस आएगा, और एडवांस के बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो 1 मिनट का ब्रेक मैं ले रहा हूं, मतलब मैं तो कंटिन्यू करूंगा, रिकॉर्डिंग ऐड कर दूंगा। एक आपने क्या किया? आपने अभी तक सिर्फ क्या किया? क्लबिंग के बेस को क्लियर किया, बेसिक। अब क्लबिंग का एडवांस और फिर क्वेश्चन। 27 और 64 तो हम पूरा ही यहां कर रहे हैं। 27 हम हाउस प्रॉपर्टी के साथ करेंगे, लेकिन उसके 2 पार्ट, उसके 2 पॉइंट हम यहां कर रहे हैं। क्या होगा जब हाउस प्रॉपर्टी किसी इंडिविजुअल ने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अपने स्पाउस को ट्रांसफर किया, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, या माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर किया एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर। अगर ऐसा हुआ तो आपको सेक्शन 27 अप्लाई करना है। स्पाउस वाला बहुत इजी है। मैंने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। अगर वो मकान है तो 27 लगेगा, कोई और एसेट है तो 64(1) क्लॉज नंबर 4 लगेगा। तो हाउ स्पाउस वाला बड़ा क्लियर कट है, एक ही बार में कदम। मकान है तो 27 लगेगा, 27 लगेगा, मकान नहीं है 64 लगेगा। लेकिन माइनर में बड़ा डिफिकल्ट है। अगर मैंने माइनर को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, तब 27 लगेगा। इसका मतलब मैंने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया माइनर को, माइनर मैरिड डॉटर को, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, 27 नहीं लगेगा, 64 लगेगा। लेकिन अगर वो माइनर मैरिड डॉटर डिसेबल निकली तो 64 भी नहीं लगेगा। तो बड़ा ट्रिकी और कॉम्प्लिकेटेड है। इसी के लिए मैंने आपको वो 3 पार्ट अभी बताए। पहला 27 लगा के देखो, नहीं लगा, फिर देखो अपाहिज अपंग है बच्चा या पर्सनल स्किल है, नहीं हो रहा है, तब आप उसे क्लब करोगे। तो ये स्टेप फॉलो करोगे तभी बात बनेगी। अच्छा, इंपैक्ट को भी क्लियर करो। 27 और 64 में क्या फर्क है तो दोनों क्लबिंग। 27 में जिसने मकान ट्रांसफर किया उसकी मकान डीम्ड कर ली जाती है और उसी के हाथ में इनकम कंप्यूट होती है। और 64 में जिसकी एक्चुअल में रिसीविंग इनकम है, यानी एसेट जिसको आपने ट्रांसफर किया, उसके हाथ में इनकम कंप्यूट होगी इनकम टैक्स के प्रोविजंस को लगाकर। जैसे अभी मैंने आपको राम और राम के पत्नी में 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन दिखाया था, और कंप्यूटेड इनकम फिर ट्रांसफर में क्लब होगी। तो ये फर्क है दोनों में। यहां पर देखिए, मैंने ये फर्क यहां पर इंपैक्ट में डाला है। ओके, तो ये एक एडवांस हिस्सा ये था। अगला एडवांस हिस्सा देखिए। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मतलब ऐसे फोटो डाल के नहीं बनते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इससे जल्दी आप पकड़ लोगे और याद रह जाएगा आपको। ऐसे ट्रांसफर हो रहा है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है।
अब मान लीजिए कि एसेट है 50 लाख का डिबेंचर, ये एसेट क्या है 50 लाख का डिबेंचर। तो डिबेंचर जब तक वाइफ रखेगी अपने पास तब तक उनको ब्याज आएगा, ब्याज यानी रेवेन्यू नेचर। और कल को अगर वो डिबेंचर वाइफ बेच देती है तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेते हुए सेक्शन 49(1) के प्रोविजन को अप्लाई करते हुए कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन होगी वाइफ के हाथ में। कैपिटल गेन भी तो पढ़ा है हमने, तो छोड़िए, कैपिटल गेन कंप्यूट होगा, सीधी बात करें कैपिटल गेन कंप्यूट होगा वाइफ के हाथ में अगर वाइफ बेचेगी तो। क्या वो कैपिटल गेन भी राम में क्लब होगा? आंसर है यस। जब हम कहते हैं कि एसेट मैंने स्पाउस को ट्रांसफर किया तो एसेट की इनकम क्लब होगी। इनकम मींस रेवेन्यू नेचर भी और कैपिटल नेचर भी। अगर मैंने वाइफ को ज्वेलरी दी तो ज्वेलरी को जब तक वाइफ रखेगी तो कोई इनकम तो नहीं जनरेट हो रही, तो यहां रेवेन्यू नेचर आ ही नहीं रहा। कल को जब ज्वेलरी वो बेचेगी तो कैप गेन आएगा, कैप गेन विल बी क्लब। लेकिन अगर डिबेंचर मैंने वाइफ को एसेट ट्रांसफर किया, डिबेंचर जब तक डिबेंचर रखेगी तब तक ब्याज आएगा, ब्याज विल बी क्लब। डिबेंचर बेच देगी तो कैपिटल गेन विल बी क्लब। अब यहां पर अगला ट्रिक ये है कि डिबेंचर से जो इनकम जनरेट हो रही है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर की 4 लाख हो, चाहे कैपिटल नेचर की 2 लाख हो, ये जो 6 लाख की इनकम इनके पास जनरेट हुई जिसे आप क्लब कर चुके हो राम पे, वो 6 लाख अगर वाइफ री इन्वेस्ट करके 50,000 उससे कमा ले तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो इनकम क्लब नहीं होता। ठीक है, बड़े अच्छे से देखिएगा इसे। अगला 2 साल पहले 12 लाख की ज्वेलरी खरीदी थी राम ने वाइफ को ज्वेलरी गिफ्ट कर दी, वाइफ ने ज्वेलरी 20 लाख की बेच दी। अभी आपको ये समझ में नहीं आया ना लास्ट वाला हिस्सा? दोबारा समझा रहा हूं, हाँ अगले एग्जाम्पल को लेकर दोबारा समझा रहा हूं। राम ने 12 लाख की ज्वेलरी खरीदी थी 2 साल पहले, वो ज्वेलरी वाइफ को बेच दी, गिफ्ट कर दी, बेच देंगे माफ कीजिएगा, गिफ्ट कर दी। अच्छा, वाइफ ने 1 साल रख के उसे बेच दिया 20 लाख में, तो यहां पर कैपिटल गेन आया 8 लाख रुपए। भाई नए प्रोविजन में आएगा लॉन्ग टर्म, पुराने प्रोविजन में आएगा शॉर्ट टर्म, लेकिन कैपिटल गेन 8 लाख ही आएगा क्योंकि इंडेक्सेशन तो बनेगा नहीं। तो कैपिटल गेन आया 8 लाख रुपए। ठीक है, 20 लाख में बेचा 12 लाख के ज्वेलरी को, तो 8 लाख का कैप गेन आएगा। अब ये 8 लाख का कैप गेन तो राम में क्लब होगा, लेकिन कल को अगर वाइफ ने डिबेंचर कितने में बेचा? 20, तो अब पैसे वाइफ पे कितना है? 20। उस 20 से वाइफ ने एफडी करा दी और कमा लिया 2 लाख। इस 2 लाख का क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन रेयर आते हैं एग्जाम में। जवाब यह है कि 20 लाख के 2 हिस्से कीजिए, एक ओरिजिनल वैल्यू और एक अर्निंग अमाउंट। अर्निंग अमाउंट ऑलरेडी क्लब आप कर चुके, इसके ऊपर जब भी वाइफ कमाएगी क्लब नहीं होगा। तो यानी कि 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 8 ये क्लब नहीं होगा। 2 लाख डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 12 ये क्लब होगा, आगे भी क्लब होगा। तो इसको इस तरीके से आपको आंसर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है तब के लिए जब रेयर एग्जामिनर अजीब से क्वेश्चन पूछ देता है और बच्चे बाहर निकल के कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस, बाहर निकल के कहते हैं वो क्लबिंग में कुछ लगता है कि स्टेप मार्किंग तो मिल ही जाएगा। गलत किया तो वो नहीं मिलेगा स्टेप मार्किंग। आप स्टेप मार्किंग कब मिलता है? जब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और उसके कुछ स्टेप आपके सही है। यहां पर तो उन्होंने पूछा है कि 2 लाख का क्या होगा, आपने गलत जवाब दिया, काहे को स्टेप मार्किंग होनी है? नहीं मिलेगा वो। 2 लाख का क्या होगा वही पूछा गया है, उसी का जवाब देना है। अगला देखिए, तो एडवांस है ना ये, थोड़ा सा क्लबिंग के बेसिक की क्लियर किए हमने, अब एडवांस पे आ रहे हैं। अब यहां पर जो आपसे आज बात हुई थी शुरुआत में कि अगर मान लीजिए कि मार्केट रेट से थोड़ा सा कम में ट्रांसफर करे तो क्या होगा, उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पहला सिंपल डिस्कशन, राम ने डिबेंचर गिफ्ट किया वाइफ को। डिबेंचर की फेस वैल्यू है 10 लाख, डिबेंचर की मार्केट वैल्यू है 9 लाख। पहले तो ये सोचिए कि संभव है कि नहीं। फेस वैल्यू अलग है, मार्केट वैल्यू अलग है, संभव है। डिबेंचर पर ब्याज है 12%। आप मुझे बताइए 12% इंटरेस्ट की कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे होगी या मार्केट वैल्यू पर? ये तो 11वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हो, फेस वैल्यू पर। तो इस डिबेंचर का ब्याज कितना आने वाला है? 1,20,000, 1,20,000। क्या ये डिबेंचर पूर्ण रूप से कंप्लीटली गिफ्टेड है? यस।
तो पूरा 1,20,000 राम में क्लब हो जाएगा। ये तो रहा सिंपल। अब यही डिबेंचर अगर राम ने वाइफ को बेचा होता 5 लाख में, मतलब गिफ्ट ना करके अगर 5 लाख में बेचा होता, तो अभी भी आप 6414 अप्लाई करोगे, बिकॉज 6414 नॉट ओनली फॉर गिफ्ट, इट इज एप्लीकेबल व्हेन एसेट इज ट्रांसफर विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। और एडिक्वेट कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? 9 लाख मार्केट वैल्यू। क्या उससे कम में बेचा है? यस, तो क्लबिंग लगेगा। लेकिन क्या पूरे 1,20,000 क्लब होगा? नो। 1,20,000 रुपए की मार्केट वैल्यू है 9 लाख। अब बताइए आपने कितने सस्ते में बेचा? विदाउट एडिक्वेट कितना है? 4 लाख। भाई 9 की चीज 5 में बेची तो 4 लाख रुपए विदाउट एडिक्वेट है, वो है गिफ्ट अमाउंट। तो इसकी जो कैलकुलेशन प्रोपोर्शनेट आएगा, दैट विल बी क्लब्ड। यहां पर मैंने फॉर्मूला बनाया, इनकम डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई गिफ्ट अमाउंट। ये गिफ्ट अमाउंट का मतलब क्या हुआ? मार्केट वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस, जितना मैंने सस्ते में बेचा। ठीक है, अब अगला एडवांस कंसेप्ट करने जा रहे हैं। राम ने अगर एसेट में मनी दिया हो, पैसा दिया हो, रोकड़ा दिया हो, और वाइफ ने उस पैसे से एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस बिजनेस की का पूरा प्रॉफिट राम में क्लब होगा। हालांकि मन में आप पढ़ते समय क्लास में आपके आता था कि भाई बिजनेस में तो वाइफ भी मेहनत कर रही है, ऐसे तो फ्री में आते नहीं इनकम। लेकिन लॉ मेकर कहते हैं कि बिजनेस बिना पैसे के नहीं होता। माना कि स्किल की भी जरूरत है, बट बिना पैसे के नहीं होता। तो बिजनेस है तो पूर्ण रूप से प्रॉफिट विल बी क्लब्ड इन द हैंड ऑफ राम। ठीक है, अब यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। राम ने 20 लाख रुपए एक बिजनेस में लगाए, लेकिन वो बिजनेस सोल प्रोप्राइटरी नहीं है। इनकी वाइफ एक फर्म में पार्टनर बन गई। एक फर्म में 20 लाख रुपए कैपिटल इंट्रोड्यूस करके पार्टनर बन गई। तो वाइफ को उस फर्म से प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, कैपिटल पर ब्याज मिलेगा, और सैलरी पार्टनर को दी जाती है, वो भी मिल सकता है। तो यहां पर वाइफ को देखिए, यहां तो एक ही चीज है। राम ने वाइफ को 20 लाख दिए, 20 लाख रुपए से वाइफ ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस बिजनेस से प्रॉफिट आया, एक ही बात है, तो प्रॉफिट क्लब हो गया। अगर अगले क्वेश्चन में डाल दूं कि राम ने वाइफ को 20 लाख दिए, वाइफ ने एक फर्म में कैपिटल इंट्रोड्यूस करके पार्टनर बन गई, तो वहां से 3 चीजें आने वाली है। प्रॉफिट में हिस्सा, कैपिटल पर ब्याज, और फर्म से सैलरी। देखिए, प्रॉफिट में हिस्सा आप राम में क्लब कर दोगे, लेकिन प्रॉफिट का हिस्सा जो है ना, वो एग्जम्प्ट होता है 10 क्लॉज 2A में। तो जो चीज एग्जम्प्ट है उसे क्लब करके करोगे भी क्या? हटा दो, बचा 2, ब्याज और सैलरी। क्या आपको नहीं लगता कि सैलरी वर्किंग पार्टनर को उसकी अपनी स्किल के हिसाब से दी जाती है? तो वो भी क्लब नहीं होना चाहिए। बचा क्या? ब्याज। ब्याज विल बी क्लब। तो यहां पर देखिए, मैंने डायग्राम में आपको ये बताया है, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ये डायग्राम? ठीक है जी, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला एग्जाम्पल, बेहतरीन खतरनाक। यहां पर प्रॉब्लम यह आ रही है कि वाइफ के पास ऑलरेडी एक बिजनेस, रनिंग बिजनेस है, जिसमें वाइफ का अपना पैसा 20 लाख है। राम ने 12 लाख का कैपिटल गिफ्ट दिया है वाइफ को, और वाइफ ने उस एग्जिस्टिंग बिजनेस में 12 लाख इन्वेस्ट कर दिया। ये ईयर के बीच में दिया गया है, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर नहीं है, और यहां से 4 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, अगले साल 6 लाख का प्रॉफिट आ रहा है, और आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि प्रॉफिट जो भी फर्म में आएगा उसे विड्रॉ किया गया है वाइफ द्वारा। तो अब यहां पर 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तरीका, जैसे हम कहते हैं कि जो पहला साल है
चूंकि रनिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, तो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आप क्लब मत करो, नेक्स्ट ईयर से क्लब कर देना। लेकिन इसमें एक छोटा सा रिस्क है। अगर राम ने 12 लाख 1 अप्रैल को दिया होता तो फिर ये 4 लाख में भी प्रोपोर्शनेट अमाउंट क्लब होता। देखिए, क्लबिंग का फॉर्मूला तो बड़ा इजी है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई गिफ्ट अमाउंट। ये तो बहुत क्लियर है। लेकिन समस्या यह है कि एग्जामिनर हो सकता है कि पहली तारीख को गिफ्ट दिलवा दे, तो इसलिए मैंने एक फॉर्मूला ऐसा बनाया कि आप फर्स्ट ईयर में भी अप्लाई करो, सेकंड ईयर में भी अप्लाई करो, जो आंसर है वो आंसर है। मतलब एक ही फॉर्मूला सब जगह अप्लाई करो। बस करना क्या है कि टोटल कैपिटल जो आप डिवाइड करोगे वो 1 अप्रैल वाली लोगे, ईयर की शुरुआत वाली, और गिफ्टेड अमाउंट इन ओपनिंग कैपिटल लोगे। तो यानी टोटल कैपिटल की जगह आप लिख सकते हो ओपनिंग कैपिटल। अब इस फॉर्मूले से फायदा ये होगा कि अब आपको ये चिंता नहीं करनी कि पहले साल क्लब होगा कि नहीं, दूसरे साल क्लब होगा कि नहीं। आप हर साल ये अप्लाई करो। जैसे आपने पहले साल अप्लाई किया तो पहले साल का प्रॉफिट है 4 लाख, ओपनिंग कैपिटल कितना है 20 लाख, क्योंकि ये तो 12 लाख बाद में दिया गया है। मल्टीप्लाई गिफ्टेड अमाउंट इन ओपनिंग कैपिटल, ये वर्ड ध्यान रखिएगा। गिफ्टेड अमाउंट 12 लाख है, ओपनिंग कैपिटल में कितना गिफ्ट है? ओपनिंग कैपिटल में तो गिफ्ट है ही नहीं, तो 0। तो आंसर हुआ 0, 0 विल बी क्लब। अगले साल 6 लाख डिवाइडेड बाय ओपनिंग कैपिटल। देखिए लिखा हुआ है कि प्रॉफिट विड्रॉ हो रहा है, यानी ये 4 लाख जो कमाया था वो विड्रॉ हो गया, तो कैपिटल हो गया 20 और 12 32। अगर ये कहता कि कैपिटल प्रॉफिट जो कमा रहे हैं वो विड्रॉ नहीं हो रहा, तब तो कैपिटल हो जाता 20, 12 प्लस 4 36। अभी आंसर क्या है 32। तो एग्जाम में दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आपने डिवाइडेड बाय कर दिया 32। मल्टीप्लाई 32 में कितना गिफ्ट अमाउंट है 12, 12 से गुना करो और देखना बहुत अच्छे से आंसर आ जाएगा। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको ये चिंता करने नहीं देता कि पहले साल क्लब करना कि नहीं, दूसरे साल क्लब करना कि नहीं। आप एवरी ईयर ये फॉर्मूला लगाओ, जिसमें अमाउंट आएगा क्लब हो जाएगा। यहां पर कुछ ट्रिकी चीज है जो एग्जामिनर ने अभी तक नहीं पूछा। भाई तैयारी ऐसी हो कि एग्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछे, तभी तो हम श्योर होते हैं कि स्टूडेंट्स 100% रिजल्ट देंगे। और उसके लिए मेरे सभी स्टूडेंट्स अच्छे रिजल्ट देंगे। कंडीशन बहुत छोटी है लेकिन बहुत मुश्किल होता है उसका पालन करना। कंडीशन है हर वीडियो पूरा देखो। तो वहां पे अगर आप चूक रहे हो, कुछ चीजें कह रहे हो भाई क्लबिंग वाले में क्या देखना, मुझे तो कॉन्फिडेंस है, और मैं नहीं कह रहा कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन कुछ चीजें अगर आप स्किप कर गए, जो मुझे बोलना था, जो आना था और वही आया, फिर क्या करेंगे? छूट जाएगा ना कुछ। देखो तुम्हें सब कुछ आता है एग्जाम में तो भी 100 में 100 मार्क्स नहीं आते, क्योंकि सब कुछ आने के बाद भी आप वहां क्या परफॉर्म करते हो। मैंने आपको रीजन बताए थे ना, फेल्योर के रीजन, पहला वीडियो, उसमें यह भी तो एक रीजन था कि एग्जाम के 3 घंटे का परफॉर्मेंस कैसा रहा। यह भी एक कारण है। सर आपने कहा था कि हर रीजन के को दुरुस्त करने का हम उपाय बताएंगे, वो आपने नहीं बताया। देखिए आखिरी वाला जो रीजन है जिसमें आप 3 घंटे में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए अभी बता देता हूं। जो भी आपका एग्जाम का टाइम है, आपके एग्जाम की जो टाइमिंग होगी, जैसे 2 से 5 है मान लेते हैं, वही है मान लेते हैं, जो भी एग्जाम की टाइमिंग है आपकी, उसके 1 घंटे पहले से या आधे घंटे पहले से, हाफ एन आवर भी काफी है, आधे घंटे बाद तक, यानी 3 की जगह आप चले गए 4 घंटे, 4 घंटे की आपको डेली सिटिंग कैपेसिटी बनानी पड़ेगी टेबल चेयर यूज करके। कुछ भी पढ़ो लेकिन 4 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी। अब शुरुआत में 4 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी में आप बीच में 3 बार 4 बार उठोगे, आप उठो, आप ये एक लय बनाकर चलो कि एक सीक्वेंस बनाकर चलो कि शुरुआत कर रहा हूं मैं, 4 घंटे बैठना है, मैं हर 1 घंटे में 5 मिनट का ब्रेक लूंगा।
1 घंटे पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक, 1 घंटे 5 मिनट, 1 घंटे 5 मिनट, तो 4 घंटे में 4 घंटे 20 मिनट भी हो गए। या मान लीजिए आप 4 ही घंटे में उठ गए, 5-5 मिनट आपने माइनस कर दिया, कोई बात नहीं। अब 2-3 दिन ऐसा करने के बाद आप कहना कि 2 घंटे में मैं 5 मिनट का ब्रेक लूंगा, 2 घंटे बीच में 5 मिनट का ब्रेक, फिर 2 घंटे, बस इतना सफिशियंट है। ये तैयारी चलने दीजिए, बीच में ब्रेक लीजिए 5 मिनट, क्योंकि 4 घंटे में थोड़ा मन करेगा कि एकदम से बैठ गए, खड़े हो जाए, घूमे फिरे, पानी पिए। कोशिश करें कि उस 4 घंटे में आप भोजन ना करें कुछ। और एक और गजब की चीज आपको करनी है, 5:30 बजे जब आप ओवर करोगे अपनी सिटिंग तो आपको एक अच्छी डाइट लेनी है, बढ़िया से घर में भर पेट खाना है, भर पेट, पेट भर के खाना है और आराम करना है। नींद आनी चाहिए 1-1.5 घंटे 2 घंटे की। अगर आपने ये बना लिया रूटीन, हालांकि घर वाले बोलेंगे कि ये शाम का वक्त है, नहीं सोना चाहिए, उनका कहना अपनी जगह ठीक है, लेकिन आपकी एग्जाम का जो टाइमिंग है ना, उसके हिसाब से यही करना पड़ेगा। तो वो अगर आपने एक रूटीन बना ली कि हम 5:30 घंटे, जब 5:30 बजेगा तो फिर हम एक अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी डाइट लेंगे, सोएंगे, तो देखना आपके एग्जाम में, तो क्या कहूं, बहुत ही बढ़िया एग्जाम बनेगा। ये पूरा साइंटिफिकली प्रूव्ड है। 2 घंटे के बाद फिर उठ के पढ़ोगे भाई। जब ये हैबिट बन जाए आपका 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर, अभी तो समय है, तो जब हैबिट बन जाए फिर आप कोई भी सब्जेक्ट का एक पास्ट एग्जामिनेशन पेपर को उस 3 घंटे के पीरियड में क्रैक करना है। आप 3 से 3.5 घंटे लगा लो, समय ज्यादा लगा के क्रैक करो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते रहोगे, टाइम ऑटोमेटिक रिड्यूस होगा। कोई भी सब्जेक्ट जो आपको पूरा लग रहा है वो आप शुरू कर दो, पास्ट एग्जामिनेशन के कोई भी पेपर उठाओ, अपने हिसाब से सॉल्व करो। तो ये एक रूटीन में लाओ। डेली नहीं कर पा रहे तो हफ्ते में 3 कर लो, हफ्ते में 4 कर लो, वो भी काफी है। पढ़ाई डेली करो, बट आप जो पास्ट एग्जामिनेशन है वो 3-4 ऐसे सॉल्व करो। और ये जब तैयारी पूरी हो जाए तब करो, लास्ट के 20 दिनों में करो, 15 दिनों में करो, वो भी ठीक है। तब देखोगे कि वो 3 घंटे का जो फोबिया है, जो तुम्हारा परफॉर्मेंस 3 घंटे में वहां खराब हुआ, तो वो बेहतरीन हो जाएगा। ये है उस रीजन के तोड़। अब मुझे आगे पढ़ाने दो। यहां पर ट्रिक एग्जाम में ये लेकर आता है कि अगर ये लॉस होता तो क्या करते। देखिए, अगर ये 4 लाख का प्रॉफिट की जगह लॉस होता तो आप विड्रॉ तो कर नहीं सकते, तो ऑटोमेटिक आपका जो कैपिटल है वो रिड्यूस हो जाता, और कैपिटल हो जाता 28 लाख, नहीं 20 और 12 हो गए 32, और 4 लाख का लॉस कैपिटल को ऑटो रिड्यूस करता है, तो फिर यहां 28 से कैलकुलेशन होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, और ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी, तो हमने बहुत अच्छे से पूरा कर लिया है अपने क्लबिंग के प्रोविजन को। अब आप ब्रेक लो अपना, और ब्रेक लेके कोशिश करो कि ये क्वेश्चन सॉल्व खुद से करें। खुद से कर लिया, वारे न्यारे। नहीं कर पाए खुद से, कोई बात नहीं, मैं करा ही रहा हूं। ट्राई तो कर ही सकते हैं कि हम खुद से कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले ये याद हो जाए तो, क्योंकि याद नहीं होगा ना तो मजा नहीं आएगा। लिखा है आर्या ने 2000 शेयर ट्रांसफर किए हैं बबीता जी को विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, और बाद में बबीता जी और आर्या की शादी हो गई। तो बताइए, जब बाद में शादी हो गई तो बोथ टाइम रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं है, तो क्लबिंग होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। ये बात हुई थी। 20,000 रुपए की इनकम माइनर की शामिल हो रही है किसी इंडिविजुअल में, तो न्यू टैक्स रिजीम में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी? 20,000। कहने का मतलब है 15,000 की कोई छूट यहां पर नहीं मिलेगी। मिस्टर ए ने कैश में दिया है 1 लाख रुपए अपने, ये क्रॉस ट्रांसफर का केस है। क्रॉस ट्रांसफर में क्या होता है दोस्त? जैसे मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, ए की पत्नी ये रही और बी की पत्नी ये रही। जरूरी नहीं है पत्नी बी की डॉटर हो, मतलब क्रॉस ट्रांसफर मतलब मैंने आपके रिलेटिव को दे दिया, जो क्लबिंग हो सकता था, और आपने मेरे रिलेटिव को दे दिया, इस तरह से क्रॉस ट्रांसफर है। तो इसमें ट्रिक बताऊंगा करना क्या है। जैसे ए ने अपने भाई की पत्नी इनको दिया है 1 लाख रुपए, और बी ने इनको दिया है
1,00,000 रुपए। मिसेस बी जो है, इन्होंने एफडी करा दिया और ब्याज आ रहा है, तो क्वेश्चन इनका है, इनके पैसे ए ने दिए लेकिन माना जाएगा बी ने दिए क्योंकि बी ने क्रॉस ट्रांसफर कर दिया। तो जिनकी पत्नी है उन्हीं में क्लब होना है, बस सीधा याद रखिएगा, पत्नी या बच्चा जो भी हो उन्हीं में क्लब हो। तो ए ने अगर बी की पत्नी को 1,00,000 गिफ्ट किया, बी ने ए की पत्नी को 1,00,000 गिफ्ट किया, अब ए की पत्नी से 1,00,000 का क्या करेगी मालूम नहीं, जो भी करेगी उससे जो भी इनकम आएगा वो ए में क्लब होगा, बी की पत्नी इससे जो भी करेगी वो इनकम बी में क्लब होगा। तो आंसर क्या है, कहां क्लब होगा, बी में, क्योंकि क्वेश्चन मिसेस बी के लिए है। ये देखिए यहां पर कितना मुश्किल एग्जामिनर ट्राई करता है, आपको कितना परेशान करता है। कहते हैं कि रवि के पास 9% का शेयर है, ये हो गए रवि और ये है रवि की पत्नी। 9% रवि के पास है, पत्नी के पास 10% है, और देखिए पत्नी के ससुर के पास 3% है। बताइए पत्नी के ससुर कौन हुए, राम के पिताजी, ऐसे घुमा के दिया हुआ है, कितना परसेंट है, 3% है। तो आप पूछ रहे हैं कि सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किसका है, सिर्फ राम का रहेगा, पत्नी का नहीं हो सकता सब्सटैंशियल, क्योंकि पत्नी और पति मिलाकर 19 है और ससुर पत्नी की जो है वो रिलेटिव में तो आएंगे नहीं। तो किसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट बनेगा, सिर्फ रवि का। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था। 10-32 में आप जो एग्जम्पशन देते हो ओल्ड टैक्स रेजिम में, वो कैसे देते हो, अप टू 1,500 रुपए पर चाइल्ड देते हो, पर चाइल्ड ईच। क्या 2 बच्चे की कोई लिमिट होती है, नहीं। यहां पर 2023 में राजा ने गिफ्ट किया है 2 लाख रुपए पत्नी को, पत्नी ने 18% के ब्याज पर फर्म में इन्वेस्ट कर दिया। 2024 में पत्नी ने मनी विड्रॉ किया और दे दिया सन्स वाइफ को, और सन्स वाइफ जो है उन ब्याज अर्न कर रही हैं, और उस ब्याज की इनकम को आप कह रहे हैं किस में क्लब होगा। देखिए मैंने अगर पत्नी को दिया, पत्नी ने सन्स वाइफ को दिया, तो मेरा इनडायरेक्टली सन्स वाइफ को देना ट्रांसफर हो गया, पैसे तो मेरे ही हैं, इनडायरेक्टली दिए गए हैं सन्स वाइफ को, पैसे मैंने वाइफ को दिए, वाइफ ने सन्स वाइफ को दिया। अब आप कहोगे कि ये वाइफ में क्लब कर देंगे क्योंकि वाइफ ने सन्स वाइफ को दिया, तो फिर तो प्लानिंग कर लेगा कोई भी, फिर तो जैसे राम ने पत्नी को दिया और आप क्लब कर रहे हो, तो राम कहेगा रुको, पत्नी से वाइफ सन्स वाइफ को दिलवा देगा, आप कहेगा पत्नी में क्लब होगा, पैसे तो राम के ही हैं इनडायरेक्टली। ठीक है। 7 नंबर कहता है कि 2 बेटी 2 बेटा, अच्छा बेटी कमा रही है 7,500 5,000 और बेटा कमा रहा है 5,500 1,200। एक बेटी जो है वो डिसेबल है जो 5,000 कमा रही है, तो ये तो क्लब ही नहीं होगा, बस बाकी सब ठीक है। तो प्रोविजन कौन सा है, ओल्ड। ओल्ड में ये वाला हिस्सा कितना क्लब होगा, 6,000। ये कितना क्लब होगा, 1,500 माइनस करके 4,000, और ये कितना क्लब होगा, 1,500 माइनस करेंगे तो कुछ भी नहीं, तो टोटल क्लब कितना होगा, 10,000 10,000 10,000 10,000। अगर यही क्वेश्चन न्यू टैक्स रेजिम में आता तो एज इट इज 7,500 5,500 और 1,250 सब जोड़ लीजिए 14,000। ये अगर न्यू टैक्स रेजिम का क्वेश्चन होता तो 14,250 का आंसर सही होता। ये एक इजी क्वेश्चन है जिसमें कोई दम नहीं है, तो ये आप एक बार ट्राई कीजिएगा। तो सर आपने तो कहा था इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन देंगे, देखिए मैंने कहा था ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। सर अगर यहां पर जैसे आपने लास्ट में ओल्ड टैक्स रेजिम लिखे हैं, अगर क्वेश्चन ना लिखे तो आप ऑलवेज डिफॉल्ट में जाओगे, और डिफॉल्ट मतलब न्यू टैक्स रेजिम लिखोगे इसे कि मैं न्यू टैक्स रेजिम फॉलो कर रहा हूं बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है। और न्यू टैक्स रेजिम में क्लबिंग ऑफ इनकम में एक ही डिफरेंस है, वही है माइनर के क्लबिंग में 1,500 की छूट नहीं मिलती न्यू टैक्स रेजिम में, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। ठीक है। तो ये एक बार ट्राई कीजिएगा आप खुद से। अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर ओल्ड टैक्स रेजिम है और सैलरी वाला मामला आ गया तो 50,000 की छूट देना, 75 की मत देना। देखिए यहां पर 2 चीजें आती हैं एग्जाम में, आप कहां गलती करते हो। यहां पर लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम ठाकुर जो नाम है जिसका, ठाकुर के बिजनेस से इनकम आ रही है, तो यहां इनकम फ्रॉम दिया हुआ है तो ये कंप्यूटेड है,
लेकिन यहां लिखा हुआ है सैलरी डराइव्ड, सैलरी प्राप्त कर रही हैं ये इनकी पत्नी जो वहां प्रिंसिपल है 1.5 लाख, तो ये प्राप्त करने वाली सैलरी इज नॉट टैक्सेबल सैलरी, आपको छूट स्टैंडर्ड देना पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा सा काम देखकर करना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको करना चाहिए जिसमें रघुवीर खुद बिजनेस कर रहा है 2 लाख के कैपिटल से, 2023 में 5 लाख का कैपिटल है उसका। उनकी पत्नी ने 10 अप्रैल को 1 लाख रुपए गिफ्ट दिया जो कि रघुवीर ने उसे इन्वेस्टमेंट कर लिया, बिजनेस में लगा दिया। और 23-24 का 2 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो 23-24 का प्रॉफिट ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई गिफ्टेड अमाउंट, कुछ भी क्लब नहीं करेंगे। अगले साल का प्रॉफिट है 4 लाख, कंप्यूट कीजिए कितना क्लब होगा, और कुछ भी पैसे विड्रॉ नहीं हुए, तो 5 लाख का ओपनिंग कैपिटल था, 1 लाख गिफ्ट हुआ 6 लाख, 2 लाख और कमाया, 6 2 8, गिफ्टेड अमाउंट इन ओपनिंग कैपिटल 2 लाख, तो 1 लाख रुपए क्लब हो जाएगा। तो पहले साल कुछ भी क्लब नहीं होगा और अगले साल 1 लाख रुपए क्लब होगा। 1 लाख आ रहा है, कितना आ रहा है? गिफ्टेड अमाउंट कितना है? गिफ्टेड अमाउंट 2 लाख नहीं है, 1 लाख है, माफ करना। तो क्लब कितना होगा? 50,000। गिफ्टेड तो 1 लाख है ना, तो 50,000 क्लब होगा। जो आपको मैंने सिखाया है एज इट इज इसे फॉलो करो और देखो फटाफट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत टेढ़ा है, ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है। इसमें पॉइंट वाइज है, अब इसमें जिस भी पॉइंट का आपका आंसर सही है उसके स्कोर मिलेंगे। मिस्टर ए ने 5 लाख की एफडी करा रखी है, एफडी एक संपत्ति है, उस एफडी का ब्याज वो अपने भाई के बेटे को ट्रांसफर कर रहे हैं, एसेट ट्रांसफर विदाउट ट्रांसफरिंग द इनकम, सेक्शन 60 अप्लाई होगा। और सेक्शन 60 अप्लाई होगा तो जो ब्याज है वो कितना है? 45,000। ये आप ए की इनकम में जोड़ दोगे। मिस्टर ए ने 75% फर्म में प्रॉफिट रखा है, कमीशन प्राप्त हो रहा है मिसेस ए को, और उनकी कोई स्किल नहीं है, तो कमीशन 25,000 रुपए 6412 में क्लब हो जाएगा। करेक्ट है यहां तक? 6412 में क्लब होगा, 6412 में, क्योंकि वो जो कमीशन रेम्युनरेशन वॉट एवर नेम कॉल्ड है वहां से आएगा। मिस्टर ए गिफ्ट कर रहे हैं फ्लैट पत्नी को और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है 52,000 कंप्यूटेड। ये किसके हाथ में कंप्यूट होगा? मिस्टर ए में। तो सेक्शन कौन सा लगाइएगा? यहां गलती मत कीजिएगा, 27 लगाना है, और कंप्यूटेड हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी दिया हुआ है तो अच्छी बात है, वो ए में क्लब होगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। ए ने 2 लाख रुपए माइनर को गिफ्ट दिया, माइनर ने उससे बिजनेस किया, बिजनेस से इनकम आ रही है 20,000 रुपए। अब यहां मिसेज ए की कोई पर्सनल इनकम अगर आ रही हो, मिसेज ए की कोई पर्सनल इनकम अगर आ रही हो तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये हायर में क्लब होगा, हायर इनकम वाले पेरेंट में क्लब होगा। अच्छा, रिजीम कौन सा है? ओल्ड या न्यू कह रहे हैं, शिफ्ट आउट कर दिया हमने, तो ओल्ड टैक्स रिजीम है, तो ऑब्वियसली यहां 18,500 को क्लब करना है, लेकिन किस में क्लब करेंगे ये अभी क्वेश्चन मार्क बचा हुआ है। पिता माता किसी में भी हो सकता है, देखते हैं। अच्छा, मिसेस ए के जो माइनर हैं उनको 20,000 रुपए की कमाई हो रही है अपनी स्किल से, तो नो क्लबिंग। मिस्टर ए को पेंशन मिल रहा है 10,000 रुपए, कोई दूसरी इनकम है नहीं, और मिसेज ए को 20,000 पर मंथ की पार्ट टाइम जॉब की सैलरी मिल रही है, वो उनके अपने तरीके से, तो मिसेज ए की इनकम कितनी हो गई ओल्ड टैक्स रिजीम में? 2,40,000 माइनस 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन, 1,90,000। मिस्टर ए की अगर हम बात करें बिना क्लबिंग के, तो बिना क्लबिंग के उनकी इनकम कितनी है? बिना क्लबिंग के 10,000 रुपए पेंशन है पर मंथ, तो 1,20,000। 10,000 की पेंशन है तो 1,20,000। इसके अलावा और कौन कौन सी इनकम है? क्लबिंग जो 64(1) है उसको छोड़कर 64(1) को अगर हम छोड़ेंगे तो 45,000 की क्लबिंग,
25,000 की क्लबिंग, 52,000 की क्लबिंग, 18,500 अभी डाउटफुल है, ये 3 और जोड़ दीजिए, $2,42,000। तो क्या यहां पर 2,42,000? नहीं, एक और अभी कमी आएगी ना, पेंशन सैलरी में जाएगा तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी लोगे ना आप, तो 70,000 आएगा। तो 70,000 प्लस 45,000 प्लस 25,000 प्लस 52,000, 192। तो देखिए मिस्टर ए की इनकम है 18,500 की क्लबिंग के बगैर 192, पत्नी की 190, तो हायर 192 है, तो 192 में ये 1,800 रुपये और ऐड करके 18,500 टोटल आ जाएगा 2,10,500। पत्नी का ये आ गया और बेटे का जो पर्सनल स्किल वाला था वो अलग से टैक्सेबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना चाहिए, क्यों? खुद से करिए, मैं तो करा ही देता हूं। 2023 में वैभव बिजनेस स्टार्ट करता है 5 लाख के कैपिटल से, 1 लाख 2 लाख का लॉस आ जाता है। इसका लॉस को ओवरकम करने के लिए पत्नी से ये लेते हैं गिफ्ट। पत्नी ने 5 लाख का गिफ्ट कर दिया है 2014 के 1 अप्रैल पे, गौर कीजिएगा, और बिजनेस में तुरंत लगा दिया। 4 लाख रुपए का प्रॉफिट आया बिजनेस में, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल देखिए 5 ऑलरेडी था, 2 लाख का लॉस से कैपिटल घट गया होगा, प्लस 5 लाख और आ गया, और गिफ्ट ओपनिंग कैपिटल के समय ही दिया है, तो ये आ जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख मल्टीप्लाई 5 लाख। तो मुझे लगता है 2.5 लाख रुपए क्लब हो जाना चाहिए, 2.5 लाख रुपए क्लब हो जाना चाहिए। फिर से यहां देखिए क्रॉस ट्रांसफर का केस है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इस पे, ये जजमेंट याद नहीं रखेंगे, इग्नोर करेंगे, चल जाएगा। 12 लाख का गिफ्ट दिया अपने भाभी को, और भाई ने 9 लाख का गिफ्ट दिया है जयदेव की पत्नी को। तो अब दोनों ने सेम अमाउंट नहीं दिया है, तो क्लबिंग के समय जो लीस्ट अमाउंट आता है, लीस्ट, जैसे वहां ए ने बी के पत्नी को दिया, बी ने ए के पत्नी को दिया था, सेम 1-1 लाख रुपए। मान लीजिए ए ने बी की पत्नी को 12 लाख दिया और बी ने ए की पत्नी को 9 लाख दिया, तो जो लीस्ट अमाउंट है 9 लाख, उससे रिलेटेड ही क्लब होगा। ए की पत्नी जो 9 लाख पे कमाएगी वो क्लब होगा ए में, बी की पत्नी जो 9 लाख पे कमाएगी वो क्लब होगा बी में। ये है हमारे क्रॉस ट्रांसफर का केस। तो ये थियोरेटिकल टाइप से आपको यहां पर प्रूफ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। सर आपने बोला था कि हम बताएंगे सेक्शंस कौन कौन से याद करने हैं, जी आप कहीं पर लिख लीजिए। सेक्शन 60 याद करना है, 61 याद करना है, 64(1)(2) याद करना है, 64(1)(4) याद करना है, 64(1)(a) याद करना है, 64(2) याद करना है, और सेक्शन 27 याद करना है। ये याद करना है, बस इतने सेक्शन ही लर्न करने हैं। सर बचा क्या? सर इसमें एक 65 सेक्शन भी है क्या? हाँ 65 है, जो कहता है कि मान लीजिए कि राम ने पत्नी को, मतलब राम ने जो भी ट्रांसफर किया, आपने क्लब कर दिया राम ने, अब राम कैपेबल नहीं है टैक्स जमा कराने के लिए सरकार के पास, तो एक्चुअल में अर्निंग तो पत्नी कर रही है जिसकी इनकम आप राम में क्लब कर रहे हो। तो 65 ये पावर देता है इनकम टैक्स ऑफिसर को कि अगर राम में जो क्लब किया गया, अगर क्लबिंग के ऊपर राम टैक्स नहीं दे पाया, पैसे नहीं है, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो नहीं टैक्स दे पाया, तो पत्नी से भी टैक्स लिया जा सकता है, क्योंकि रियल रिसिपिएंट तो वही है। ये तब होगा जब राम नहीं दे पाया। ये 65 एक छोटा सा पावर डालता है, बट लर्न करने वाले सेक्शंस यही है। उम्मीद करूं कि आप बढ़िया चला रहे हो, क्लास बढ़िया चला रहे हो, क्लास तो आप ही चला रहे हो, मैं तो अपने मेहनत करके आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन असली मेहनत तो आपको करना है और आप कर रहे हो। क्लास अच्छे से देखना है, लर्न अच्छे से करना है, कमेंट भी करना है ना, थोड़ा हम भी मोटिवेट हो, और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।